Hello everyone, this is your boy Hamad Pervez and welcome back to my channel. I've got Daud Zafar all the way 26 नंबर G15 इस्लामाबाद। अभी सीन ये है कि हमने जैसा कि आपको कहा था कि हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। एक पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी थी स्टडी इन द यूएस। अभी सेकंड वीडियो आ रही है हाउ टू गेट एडमिशन इन द यूएस। ठीक है, उसमें हम सारा बताएंगे, बैचलर्स की रिक्वायरमेंट, मास्टर्स की एंड पीएचडी की, स्कॉलरशिप भी बताएंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। अभी हम जा रहे हैं अंदर जिधर हमने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है, तो आपको वहाँ पर लेके चलते हैं और फिर बाकी बातें होती हैं अंदर जाके। चले फिर। हाँ जी पीपल, तो हमने स्टूडियो सक्सेसफुली सेटअप कर लिया। हमने सोचा यार आपको थोड़ा आउटडोर ये सेशन करते हैं ताकि आप भी थोड़ा इंगेज रहें, अमेरिका की थोड़ी ब्यूटी देखें। हाल तो इतनी नजर नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाते रहते हैं हम दूसरे व्लॉग्स में। एनीवे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्स्ट हाफ में हमने कवर किया कि स्टडी इन द यूएस, हु शुड एंड शुडंट कम टू द यूएस। आपने यूएस डिसाइड कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू गेट एडमिशन इन द यूएस। तो उसमें लाइक ए टू जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एडमिशन भी हम तीनों के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई तीनों मतलब इसमें हम बैचलर्स को भी डिस्कस कर लेंगे, मास्टर्स को और पीएचडी तीनों को हम अलग-अलग से डिस्कस कर लेंगे, रिक्वायरमेंट्स भी और प्रोसीजर भी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अंडरग्रेड। बैचलर्स मोस्ट स्कूल्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबसे पहले होती है जी आपके, अगर आपने एफएससी और मैट्रिक की हुई तो एसएससी एचएसएससी के जो आपके ग्रेड्स होने चाहिए वो आपके अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, तब ही आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। मतलब मैंने जो इस पे रिसर्च किया और जो मेरे अपने नॉलेज में थी उसके मुताबिक 70 to 75% आपके मैट्रिक और एफएससी के ग्रेड्स होने चाहिए, तभी आपको एडमिशंस मिलेंगे और उसके बाद उस पर एक अच्छी स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। अगर आपके इसके थोड़े से कम भी ग्रेड हो गए, लाइक 65% भी अगर आपके ग्रेड है, एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा एडमिशन नहीं मिलेगा, बट वो स्कॉलरशिप की थोड़ा सा वेरी करेगी अमाउंट। वेरी करेगी। और सेकंड, हम एसएससी और एचएसएससी का अल्टरनेटिव होता है ओए लेवल्स पाकिस्तान में। तो ओ लेवल्स में तो सिंपली आपको पता है कि यूजुअली पाकिस्तान में हम 7 और 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 की है, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। और इसी तरह ए लेवल्स में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो जो कोर 3 सब्जेक्ट्स हैं उसकी है। तो वो आपकी जो जोन सी भी फील्ड है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियसली आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ेंगे। इसी तरह आप अगर प्री मेडिकल से हैं तो आप बायोलॉजी साथ ऐड कर लेंगे, और आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहे हैं तो वो आप सी एस ऐड कर लेंगे। उनके तीनों ग्रेड्स दाऊद भाई कितने होने चाहिए ओए लेवल्स में? जो आपके कोर कोर्सेज हैं जो उनका मिनिमम ग्रेड कितना होना मिनिमम चाहिए? क्राइटेरिया है ना, वो बी और कुछ यूनिवर्सिटी सी भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है। तो अगर आपके ग्रेड इससे कम है तो आप बेशक इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट दे के फिर अगर यूएस आना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और अगर हमें आईवी लीग्स चूज करनी हो तो फिर ए मस्ट है। आईवी लीग्स का तो ऑब्वियसली अगर आप टॉप ऑफ द लाइन में जाना चाह रहे हैं तो आपको जारी बात है एटलीस्ट स्ट्रेट एज चाहिए होंगे आपको। तो मतलब ये है कि जितना गुड़ उतना मीठा। वैसे आपके, ही आप अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं और आपके सारे एज हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको स्कॉलरशिप उस पर ज्यादा मिल ऑब्वियसली वो सकती है आईवी लीग्स में अगर आप नहीं भी जाना और चाहते इसमें तो। सबसे मेन चीज़ ही जिस तरह हम आज बता रहे हैं, स्कॉलरशिप बाकी मास्टर्स में तो मैटर करती है, लेकिन बैचलर्स बगैर स्कॉलरशिप के करना एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए काफ़ी महंगा हो सकता है। काफी काफी महंगा, वो वो हम आगे आगे डिस्कस डिस्कस करेंगे करेंगे। भी कि ट्यूशन फीस में काफ़ी फ़र्क है मास्टर्स की और बैचलर्स की। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। तो अब सेकंड ये होता है कि आपको अंडर ग्रेड में यूएस आने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान से बैचलर्स करते हैं, जिस तरह हमने पाकिस्तान से बैचलर्स किया था, तो हमें एग्जाम देना पड़ा था। वी हैड टू टेक एन एग्जाम। हमने कई दफा यूनिवर्सिटीज के अपने एग्जाम्स होते हैं, लाइक कॉमसेट्स, नस्ट वगैरह के अपने एग्जाम्स होते हैं, तो हमने उस तरह के एग्जाम दिए थे और उसमें जो स्कोर आया था उसकी बेसिस पे हमें मेजर डिग्री थी वो अलॉट हुई थी। सेम यूएस आने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, एसएटी सेट भी कहते हैं उसको, और एक होता है एसीटी। तो इन दोनों में से डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी रिक्वायर कर रहा है, तो आपको उसके मुताबिक आपने, यूजुअली सेट ही लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में वो एक्सेप्टेबल होता है। तो सेट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए दाऊद भाई आप क्या कहते हैं, अगर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में जाना पड़े तो सेट और एसीटी का क्या स्कोर होना चाहिए, और एवरेज स्कूल के लिए इन दोनों का क्या स्कोर यार होना चाहिए? अगर आप वही अगेन टॉप द लाइन अच्छी यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, आईवी लीग्स देख रहे हैं, तो आपको कम से कम 1450 एंड अबव चाहिए। ठीक है, और एसीटी का मेरे ख्याल है 32 एंड अबव चाहिए हाँ कम जी, से कम। सही है। तो बाकी ये है कि सैट जो है, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ओ लेवल्स वालों के लिए कंपैरेटिवली आसान हो। इस तरह पाकिस्तान में जो नस्ट है वो भी सैट को एक्सेप्ट करती है। सही हो गया। ठीक है, तो कई लोग एनईटी जो नस्ट एंट्री टेस्ट देने के बजाय वो सैट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम्म, एनईटी में यूजुअली वो एफएससी रिलेटेड सवाल होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए लोग सैट दे देते हैं। सही हो गया। तो वो एक्सेप्टेबल होता है। और इसी तरह अगर आप थोड़ी एवरेज लोअर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल है 1150 एंड अबव भी आपका काम चल जाएगा। सेट में और सैट एसीटी में एसीटी में अराउंड 22 से ऊपर ऊपर आपको कम से कम चाहिए, out of आउट 36. ऑफ 36। So now the next requirement is
आइल्स हम्म बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई इस चीज से बहुत घबराते हैं। आइल्स का नाम सुनते हो यार आइल्स देना, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी भी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू हैव टू अर्न 6.0 इन ईच मॉड्यूल एंड ओवरऑल ओवरऑल 6.5 मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया, हाँ एंड आई एम प्रीटी श्योर ये इतना मुश्किल नहीं होता, आपने घबराना नहीं होता। ये इंग्लिश का टेस्ट जरूर है, लेकिन इसमें ज्यादा मेरे हिसाब से अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करें तो यू कैन अर्न वेरी गुड ग्रेड, राइट? मैंने हमारे यहाँ की रियलाइज किया कि मुख्तलिफ मुल्कों से जो लोग आते हैं उनके मुकाबले में हमारी अंग्रेजी काफ़ी बेहतर है। वे बैक। कहने का मतलब ये है कि आइल्ट्स का एग्ज़ाम पास करना कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। आपको अपने नर्व्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होता है। लोग यूजली स्पीकिंग में घबरा रहे होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप या शीशे जस्ट के गो विद द सामने खड़े फ्लो। होके 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल है यू विल बी एबल टू क्लियर इट। I want to add one more thing. IELTS is mandatory, हम्म but there are some other exams as well. For example, TOEFL और कुछ और यूनिवर्सिटीज भी हैं जो डोलिंगो भी एक्सेप्ट करती हैं, और डोलिंगो जो है और TOEFL जो है वो कंपैरेटिवली IELTS से थोड़े से इजी होते आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आइल्ट्स की अच्छी बात यह है कि आप वो कहीं भी फिट हो जाता हैं। है। यस। किसी भी मुल्क में आप जाएंगे ना, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको आइल्ट्स चाहिए, आपने या यहाँ आना है आपको आइल्ट्स चाहिए। टॉफल और जो ड्यूलिंगो आप बता रहे हैं वो पता लिमिटेड नहीं। है और 2 साल तक मतलब या वैलिड रहता वैलिड है। भी होता है कि 2 साल के अंदर अंदर आप कहीं भी अप्लाई करें तो आप सेम रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। And the next step is, which is very important step, university shortlist. I would say you should shortlist like minimum 5 to 6 universities, right? If you want to come for undergrad, आपने कैसे करनी है? For example, आप Google पे जाएं और आप लिखें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज और आप उसमें फिर जाकर अपना मेजर देखें। फॉर एग्जांपल जैसा हमारा मेजर इलेक्ट्रिकल प्लस एरोस्पेस है, तो यू शुड सर्च लाइक टॉप 200 एरोस्पेस स्कूल्स और टॉप 200 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल्स। तो उसमें फिर जाकर तो आप फिर स्टेट भी देखें, अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लोगों का बजट होता है, उस हिसाब से यू कैन फाइंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द यूएस व्हिच विल फिट इनटू योर बजट, राइट? इसमें एक चीज और ऐड कर दें कि मतलब जिस तरह यूएस वर्ल्ड रैंकिंग होती है तो हम्म। वो स्टूडेंट्स को आराम से अवेलेबल है। तो एक चीज तो होती है आपने जनरल रैंकिंग देखनी है यूनिवर्सिटी की, वो भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपने देखना है कि जिस फील्ड में आप आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि वो मतलब इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप बेसिकली अगर आ रहे हैं अकाउंटिंग पढ़ने आ रहे हैं, हम्म। कुछ इससे मार्केटिंग के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स पढ़ने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो आपने अपनी जो फील्ड उससे स्पेसिफिक जो रैंकिंग है वो भी देख लेनी है। और एग्जैक्टली। दूसरा जो हमाद ने थोड़ी देर पहले बताया कि आप 4 या 5 यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करें और फिर उनमें अप्लाई करेंगे, उसकी वजह एक और ये भी है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ये यस। सवाल कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एडमिशन ऑफर किया था। और ये एग्जैक्टली। आपको वीज़ा मिलने और ना मिलने के बीच में एक काफ़ी मेजर सवाल हो सकता है। लॉजिकली यही समझ में आती है कि अगर आप बताएंगे कि मैंने एक में अप्लाई किया तो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज गोइंग टू आस्क यू इज के मतलब आपने सिर्फ इसमें क्यों अप्लाई किया था, आप यहाँ ही इसी स्टेट में और इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाह तो रहे हैं। ये एक ना रेड फ्लैग है काइंड ऑफ। एब्सोल्युटली दिस इज या अ रेड फ्लैग। सो यू आर सेइंग कि आपके पास कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज के ऑफर ऑफर लेटर लेटर भी होने चाहिए एंड देन एग्जैक्टली यू पिक वन, हाँ, और राइट? रीजन भी होना चाहिए कि आपने ये वाली क्यों स्पेसिफिकली पिक की है। एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट होगी, गो ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट खोलें, वेरी इजी प्रोसेस। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उनकी एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा होता है, वो फिल करें। बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपकी एफएससी, मैट्रिक और ओए लेवल्स के डिग्रीज वगैरह, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, फिर आपका पासपोर्ट वगैरह, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी है। और हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी नहीं होती, ठीक है? हम स्लू में आए थे, हम दोनों सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं और एप्लीकेशन फी हमारी नहीं थी, राइट? तो इस तरह बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिनकी एप्लीकेशन फी नहीं होती। अगर है भी $50 है, $70 है, अगर आपको यूनिवर्सिटी पसंद है, आपको वो स्टेट पसंद है और आपको कुछ वहां पर समझ में आ रहा है, गो अहेड, एप्लीकेशन फी जमा करवाएं। फिर यूनिवर्सिटी हैव टू मेक डिसीजन, वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, इफ दे लाइक योर प्रोफाइल एडमिशन ऑफर कर देंगे। आपको कुछ और चीजें भी लिखनी पड़ती हैं जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या होता है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हाँ आपने लिखनी होती है, बिल्कुल। जिसमें आप यूनिवर्सिटी को एक पूरा एक एसे टाइप लिखते हैं जिसमें आप बताते हैं कि आपका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर रहा हूँ, मेरे अंडर ग्रेड का मेजर, तो आई हैव टू एक्सप्लेन कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज कर रहा हूँ, मेरा एंड गोल क्या है, मुझे क्यों पसंद आई और मैं उसमें क्या एक्सेल हासिल करना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही राइट? तो वो पूरी एसओपी लिखनी है, वो मैटर करती है। बहुत ज्यादा मैटर तो करती है मेरे हिसाब से, यस। क्योंकि फर्ज करें आपकी भी ग्रेड सेम है और एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और बी दोनों के ग्रेड सेम है, तो अगर यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं तो वो ऑब्वियसली जो
डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो बेसिकली आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी। अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्ट्रांग है और यूनिवर्सिटी को लगता है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो इस फील्ड को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको एडमिशन देंगे। और दूसरा ये होता है कि रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ऐसे ही राइट? वेरी इजी टू गेट दीज रिकमेंडेशन लेटर्स बिकॉज अगर आप हाई स्कूल आपने किया हुआ है तो आप सिंपली जाएं प्रोफेसर्स के पास, पिक करें कोर कोर्सेज के प्रोफेसर्स, राइट? तो उनके पास जाएं, उनके पास आपने 2 3 4 साल पढ़ा होता है, तो उन्हें कहें सर और मैम कैन यू प्लीज राइट मी रिकमेंडेशन लेटर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कूल बिकॉज आई एम गोना परस्यू माय अंडरग्रेड फ्रॉम दिस स्कूल इन द यूएस, राइट? सो वो आपको इजीली लिख देंगे एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर जिसमें वो बताएंगे हाँ ये बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, मेरे पास ने ये कोर्स पढ़ा और इसका ये ग्रेड था। तो वो एक आपके ना पूरी एप्लीकेशन को 4 चांद लगा देते हैं। तो वंस यू हैव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स देन आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपने करना है, यूनिवर्सिटीज आपने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट की होंगी, ऑनलाइन जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अगर फी है पे कर। और फॉर्म्स काफ़ी लंबे भी हो जाते हैं कई दफ़ा, लेकिन आपने बड़े ना पेशेंस के साथ फॉर्म बेशक एक दिन में आप मत भरें, वो सेव करने का ऑप्शन होता है, आप एक पेज सेव कर लें, दूसरा पेज सेव कर लें, टेक योर टाइम, 2 3 दिन लगाएं, लेकिन इवेंचुअली तरीका यही है। हम लोगों को जब हम शुरू कर रहे थे हमें यही नहीं समझ आ रही थी कि हम ये फॉर्म्स फिल करेंगे तो इवेंचुअली हमें यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, एंड इतना आसान भी हो सकता है। हमें तो यही सवाल थे कि इट्स वेरी इजी प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू सिट, ठीक है, एक टाइम डिसाइड कर लें, यार मैंने अब यूएस जाना है तो इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम, राइट? बिल्कुल ऐसी। तो आप बैठें और घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, 5 घंटे लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपका काम ही यही है। तो आप इसको फिल करें और इंशाल्लाह आगे फिर अल्लाह की करनी है। अगर आप दाना पानी तो लिखा हुआ तो आप जरूर आएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही। वंस यू गेट योर ऑफर लेटर तो आपने थोड़ा बहुत तो खुश होना है, ज्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब आपका जो वेरी नेक्स्ट स्टेप है ना वो है I-20। I-20 एक ऐसा लेटर है जिसके बगैर यू आर नथिंग, right? It's very important letter. It's basically your F1 visa approval, I would say. तो उस पे पूरा लिखा होता है कि ये इस मेजर में आ रहा है और सारा कुछ, लाइक वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है USCIS की तरफ से। अब I-20 के लिए मजीद रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो दाऊद भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं I-20? सबसे मेन चीज़ तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वो आपको यूनिवर्सिटी पहले से बताती है कि हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ट्यूशन फी कितनी है। तो ये मेरे ख्याल है अच्छा मौका है आप अपने व्यूअर्स को बता दें कि अंडर ग्रेड की क्या अंदाजन ट्यूशन फी है और ग्रेड की क्या है। तो एवरेज स्कूल की अंडर ग्रेड की ट्यूशन जो हमारे नॉलेज में है, हमने थोड़ी रिसर्च भी की है उसको, इट वाज लाइक अराउंड 50 to 60K per annum फॉर द अंडर ग्रेड। But the good thing is, if you have good scores in SAT और IELTS, तो अंडर ग्रेड में जो मास्टर्स के बनिस्बत ज्यादा मिलती है स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरे काफी जानने वाले अंडर ग्रेड में थे, उनको मतलब के 20-20 हजार पर एनम, 30-30 हजार पर एनम उनकी स्कॉलरशिप मिली हुई थी, और दे वर पेइंग सेम ट्यूशन दैट आई वाज पेइंग एट द सेम टाइम, राइट? हालांकि मास्टर्स की बहुत कम उसकी ट्यूशन होती है, लेकिन उन्हें अच्छी स्कॉलरशिप मिली हुई थी। और बैंक स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है कि आपके 2 सेमेस्टर्स की ट्यूशन प्लस आपके मतलब कि उन्हीं 2 सेमेस्टर के लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह या सारे एक्सपेंसेस मिलाकर होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, और वो यूनिवर्सिटी आपको एक बता देती है कि यू शुड हैव दिस मच अमाउंट इन योर अकाउंट फॉर बैंक स्टेटमेंट। हाँ, तो जब मैं आ रहा था तो मैं अंदाजन बता देता हूँ आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए कि अंदाजन उस वक्त अराउंड $45,000 उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तानी रुपीस ऑब्वियस। बाकी तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपके अपने ऊपर है कि आप किन चीज़ों पे मतलब बचत कर सकते हैं। और दाऊद भाई बैंक स्टेटमेंट का तो आपने जिक्र कर दिया कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए, तो अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि यार बैंक स्टेटमेंट कितनी मैच्योर होनी चाहिए, लाइक कितने टाइम के लिए आपने बैंक में वो पैसे रखवाने हैं? क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हैं और एक साल की ट्यूशन है फॉर एग्जांपल $50,000 और ऊपर $20,000 अगर लिविंग एक्सपेंसेस है, $70,000 अगर मैं अपने अकाउंट में रखूं, ऑफ कोर्स मुश्किल होगा, किसी से मांगूंगा 2-4 हजार इससे मांगूंगा उससे करूंगा, अगर मैं बहुत ही इलीट क्लास से नहीं रख रहा, लेकिन करना पड़ेगा। तो वो कितने अरसे के लिए मुझे रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में? ये लोगों की ना थोड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपको ना 6 महीने साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यूएस की अच्छी बात यह है कि वो आपसे बेसिकली करंट बैलेंस मांग रहे होते हैं। वैसे तो मतलब जिस टाइम आप उनको बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे रहे हैं उस वक्त करंट बैलेंस क्या है आपका, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस मेरे हिसाब से ये है कि एटलीस्ट 15 to 30 डेज की आपके पास एक्यूमुलेटिव अमाउंट पड़ी हुई हो आपके बैंक के अंदर। और उस दौरान छोटी मोटी ट्रांजैक्शन कर दूं, मतलब के बिल पे कर दिया, कोई इधर कर दिया, बिजली हाँ गैस, बिल्कुल, आप और फिर थोड़े डाल दिए, ये कोई भी थोड़े नहीं निकाल लिए, मतलब थोड़ा सा रनिंग में भी रहे, एग्जैक्टली तो ये नहीं प्लस पॉइंट है।
हाँ, ये नहीं आप हम लोग डर रहे होते हैं कि अब इसमें से निकालने हैं, नहीं निकालने। जरूर निकालें, खर्च करें, ताकि उन्हें पता चले कि भाई ये इसके अपने पैसे हैं हाँ, और ये इसमें से खर्च कर रहा है, फिर कुछ ऐड हो रहे हैं, तो सारा बैंक स्टेटमेंट आ गई तो आपने उन्हीं बैंक वालों से कहना है कि भाई हमें कोई अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बना दे। वो जो बैंक का मैनेजर होगा आपकी ब्रांच के, ही कैन राइट अकाउंट मेंटेनेंस लेटर हाँ। जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आपको ना एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, उसका टेम्पलेट आपको स्कूल खुद दे देता है। ना भी दे तो सिंपल सा लेटर होता है। वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने मुझे स्पॉन्सर किया है ना, तो उनके नाम का एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आ जाएगा। उस पर उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि माई नेम इज मोहम्मद परवेज एंड हमाद परवेज इज माई सन एंड आई एम बेसिकली स्पॉन्सरिंग हिम। ठीक है, तो उसमें ये बेसिकल इन्फॉर्मेशन होती है। 4 से 5 लाइन का एफिडेविट लेटर होता है आपके अब्बू के। हाँ, जिसकी तो स्टेटमेंट है उसी के नाम का एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होता है। That's it। परफेक्ट, तो ये हो गया, आपको I-20 मिल जाएगा एंड मजे। फिर आगे वीजा और वो सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये था अंडर ग्रेड। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग इन अंडर ग्रेड। वो ये होता है कि अक्सर मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि कैन वी ट्रांसफर अवर क्रेडिट आवर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएस। फॉर अच्छा। एग्जांपल मैं पाकिस्तान में मैंने 2 साल पढ़ा, 4 साल की डिग्री है, मैंने अपना फ्रेशमैन और सॉफ्टमोर ईयर किया। तो मुझसे बच्चे सवाल करते हैं कि कैन वी ट्रांसफर दीज क्रेडिट्स टू द यूएस और वहां से अपनी हम बैचलर्स की डिग्री कंटिन्यू करें। यस यू कैन, इट टेक सम टाइम। तो उसके लिए बेसिकली यही होता है कि आपने स्कूल को अप्रोच करना, बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम होती है। वो जो स्कूल होता है ना, वो आपको बता देगा। आप एडमिशन ऑफिस में ईमेल करते हैं ना कि इस तरह मैं ट्रांसफर होना चाहता हूँ यूएस में आपके स्कूल में, तो वो आपको जल्दी रिप्लाई करते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि आइदर दे रिक्वायर WES वेस इवेल्युएशन और ECE इवेल्युएशन। ये 2 इदारे होते हैं दोनों यूएस अच्छा, में, अच्छा। वेस और ECE, ये थर्ड पार्टीज हैं इवैल्यूएशन के लिए। इवेल्युएशन के लिए। तो यू हैव टू सेंड देम योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय मेल। ओके। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो यू हैव टू रिक्वेस्ट योर स्कूल्स जहां अच्छा। से आपने FSC की हुई है या जहां से आप बैचलर्स किया हुआ है, ताकि वो आपको अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी, अगर स्कूल वाले उनको डायरेक्ट ईमेल करते हैं ना, हाँ, वो सील्ड तो एनवेलप के अंदर यूजुअली। तो वो नहीं, मेल ना भी करें, ईमेल भी करें, अच्छा, ईमेल कर दें। ईमेल भी ओके, कर दें तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। ओके। तो वो अपने जो यूएस के बेसिक क्राइटेरिया होता है ना कोर्स का, उस हिसाब से आपके कोर्स के क्रेडिट आवर्स यूएस के कोर्स के क्रेडिट आवर्स मतलब वो शिफ्ट कर देते हैं यूएस के क्रेडिट्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाकिस्तान से अंडर ग्रेड के 60 क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं, तो मैं जब उनको इवेल्युएशन के प्रोसेस के थ्रू जाऊंगा, मैं वेस और ECE के जो है ना वेबसाइट, उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप जब उधर अपलोड करते हैं ना, तो वो आपका पूरा एक प्रोसेस होता है, वो वेरीफाई करते हैं, वो कोर्स की डिस्क्रिप्शंस मैच करते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैंने पाकिस्तान 70 पढ़े हैं क्रेडिट आवर्स, क्या पता यूएस वाले वो मुझे 60 दे दें। नो वरीज, वो आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि इतने फॉर एग्जांपल मैथ्स के इतने हो गए हैं, ठीक है, कैलकुलस के इतने हो गए हैं, अकाउंटिंग के इतने हो गए हैं, सारा कुछ करके एक लिस्ट देते हैं। वो लिस्ट आप अपने स्कूल को देते हैं एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स, वो आपको फॉर एग्जांपल 60 क्रेडिट आपके पूरे और 60 और आपको करने हैं, तो वो शायद आपको एज ए जूनियर एक्सेप्ट कर लें, या आपने थोड़े ज्यादा पढ़े हुए तो आपको एज ए सीनियर एक्सेप्ट कर लें। आप साल या 2 साल यहाँ पर पढ़े एंड देन यू विल गेट योर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द यूएस। वेरी इजी प्रोसेस, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड है, उसके भी लिंक्स मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं एंड यू कैन डू दैट वेरी इजीली। एब्सोल्युटली। अब जो ग्रेजुएट स्टडीज है ना, जिसमें दोनों आ जाते हैं, मास्टर्स एंड PhD बोथ, राइट, तो उसमें जो शुरू वाली रिक्वायरमेंट्स है मोर और लेस सेम है। मोर और लेस सेम है। वही आपके मैट्रिक FSC के ग्रेड, OA लेवल। अब एक फर्क है कि फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स में आ रहे हैं ना, तो आपका सेट वगैरह नहीं होता, तो यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है कि आपका जो बैचलर्स का ग्रेड है वो कितना, तो वो आपका, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखी हैं, आपका मिनिमम जो GPA है ना वो 3.0 होना चाहिए। किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान से मैं कुछ लोगों को भी जानता हूँ जो गलती ये करते हैं कि वहाँ से तो वो कोई किसी भी किस्म की अपनी ट्रांसक्रिप्ट जमा करा के आ जाते हैं और उनको लगता है कि शायद वो दे विल गेट अवे विद इट। ओह या, लेकिन वो यहाँ की यूनिवर्सिटी वापस आपसे वेरीफाई करवाती है और यस, आपकी यूनिवर्सिटी को वापस मेल करके उनसे एक ट्रांसक्रिप्ट मंगवाती है। अभी रिसेंटली मुझसे मंगवाई गई। मतलब आप ये नहीं समझें कि आप कोई भी 2 नंबरी नहीं 2 करनी, नंबरी। आपने हाँ। एडिट नहीं करनी ट्रांसक्रिप्ट। एंड वन मोर थिंग, 3.0 से अगर लेस भी है ना CGPA, काफी सारे स्कूल्स भी हैं मेरी नजर में। इधर एक लिंडन वुड यूनिवर्सिटी है सेंट चार्ल्स में, सेंट लुइस में ही है। मैं किसी के एडमिशंस के लिए गया था तो उन्होंने मुझे बताया था 2.5 से अगर ऊपर होना तो वो आपको वो भी एडमिशंस दे देते, मतलब उन्होंने कहा था हम 2.8 पे भी दे देते हैं, ठीक है, 2.7 पे भी दे देते हैं, बट यू वोंट गेट मच ओके, स्कॉलरशिप ऑन दैट। ओके। दैट वाज द मेन रीजन। और पहले यूनिवर्सिटी में जब आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपको GRE देना पड़ता था। मैंने इसमें बड़ी रिसर्च की है,
तो कोविड के बाद बहुत सारे स्कूलों ने जीआरई एग्जाम्प्ट कर हाँ दिया। एग्जाम्प्ट कर दी। अब आप अगर एवरेज स्कूल ढूंढ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे सेंट लुइस यूनिवर्सिटी होगी, एएसयू होगा, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और पर्डू यूनिवर्सिटी होगी, तो इन्होंने अपने जीआरई एग्जाम्प्ट कर दिए बेसिकली, राइट। लेकिन स्टिल अगर आपने आईवी लीग्स में जाना है और एक अच्छी स्कॉलरशिप लेनी, बड़ी फिल्म आपने डालनी है, तो यू हैव टू टेक जीआरई एग्जाम। और उसमें फिर आपके अच्छे स्कोर्स होना बहुत जरूरी है, तभी आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो लेकिन ओवरऑल एवरेज स्कूल्स में जीआरई कोई नहीं रिक्वायर। ठीक हो गया। तो आइल्स सेम रिक्वायरमेंट एज अंडरग्रेड, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। मास्टर्स के लिए दोस्त भाई मुझे लोग कहते हैं कि यार फुल ब्राइट स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, और फुल ब्राइट के बेसिकली बहुत सारे मतलब हैं। ये हमने एक लफ्ज बना लिया फुल ब्राइट। जो फुल ब्राइट एक्चुअल है ना, वो फुल ब्राइट ये होता है कि व्हेन योर गवर्नमेंट बेसिकली स्पॉन्सर्स यू, दैट्स कॉल्ड फुल ब्राइट। ठीक है, अगर आपको एचसी भेज रही है, उसमें काफी अच्छी बातें भी हैं, मतलब उसमें आपको गवर्नमेंट बेसिकली फंड कर रही होती है। हायर एजुकेशन कमीशन, जिस तरह मान ने जिसी का जिक्र किया, आपको फंड कर रहा होता है, लेकिन वो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं यस कि आप अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड, लेट्स से 5 इयर्स, आपको पाकिस्तान में सर्व करना पड़ेगा। और उसका क्राइटेरिया तो भाई बहुत ज्यादा है। जब अच्छा, मैं मुझे आ रहा था ना, तो मैंने चेक किया था, वो जीआरई बहुत ज्यादा मांग रहे थे। अच्छा आइल्स का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा था, लाइक आउट ऑफ 9 अगर आपका 8 हो, 8.5 हो, अच्छा तो उसका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा था। बट एक और तरह की भी सो कॉल्ड फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होती है, वो ये होती है अगर आप असिस्टेंटशिप पे आते हैं, तो उसमें आपकी रिसर्च बहुत मैटर कर रही होती है। और असिस्टेंटशिप आपको मास्टर्स और पीएचडी में बेसिकली मिलती है। मास्टर्स में बहुत कम मिलती है, लेकिन आपको मिल जाती है। असिस्टेंटशिप बेसिकली मिलती है कि आपके एकेडेमिया में ना क्या रिकॉर्ड रहा है उसकी बेस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास्टर्स में आ रहा हूँ, तो मैंने बैचलर्स में मैंने कम से कम 2 से 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों। ठीक है, मेरी एक अच्छी प्रोफाइल हो, मेरा 1 या 2 साल का एक अच्छी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और रिसर्च पेपर मैंने लिखे हों। और फिर आपको एक चीज एक्स्ट्रा होती है असिस्टेंटशिप के लिए, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो लिखते ही हैं दोस्त भाई, बट यू हैव टू राइट योर प्रोफेशनल गोल स्टेटमेंट। सो दैट्स डिफरेंट फ्रॉम एसओपी, राइट। प्रोफेशनल गोल स्टेटमेंट में आप थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि ये आपका एंड गोल है। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू गेट अ मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन व्हाट आर यू गोना डू दैट आफ्टर योर डिग्री। तो फिर मैंने वो बताना है, अच्छा ठीक है, अगर मैंने मास्टर्स डिग्री कर लिया है, तो मेरा एंड गोल ये है कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करूं, मैं एक ऐसा जहाज बनाऊं जिसका फॉर एग्जांपल फ्यूल कंजप्शन कम हो, जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, राइट, जो पानी पे चले। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू राइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ, आई वुड से। तो वो बहुत मैटर करता है असिस्टेंटशिप के लिए। और फिर उसके लिए बेसिकली आपके इंटरव्यूज होते हैं, वो प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेता है और वो कहता है कि ओके, इफ आई गिव यू असिस्टेंटशिप, तो व्हाट आर यू गोना डू फॉर मी, फॉर माय स्कूल, फॉर माय कंट्री, फॉर द यूएस, राइट। तो देन यू हैव टू टेल हिम ओके, मैं आपकी ये करूंगा, मैं आपकी ये हेल्प करूंगा। वो आपका डिपेंड करता है आपकी डिग्री पे। और जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो यू आर नॉट इमेच्योर एनीमोर, राइट। तो आप एक बड़े इंसान बन चुके होते हो जो 16 साल की एजुकेशन पूरी कर चुका होता है। तो आई थिंक एट दैट टाइम यू शुड नो कि यार आपका फ्यूचर क्या है। दैट्स व्हाट यू आर गोना टेल योर प्रोफेसर एंड स्कूल। और फिर वो आपको असिस्टेंटशिप ऑफर होती है। उसमें बेसिकली ये होता है कि जो आपकी ट्यूशन है ना, वो आपका वो डिपार्टमेंट पे कर रहा होता है। आपकी ट्यूशन फिर भी जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू पे $40,000 फॉर माई मास्टर्स डिग्री, तो वो मेरा डिपार्टमेंट, मेरा अगर मैं एरोस्पेस हूं, तो मेरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बेसिकली पे कर रहा होगा स्कूल को, अच्छा राइट। और प्लस मुझे मंथली कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। मजे की बात, उसमें 1500 डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सी स्टेट में जा रहे हैं। तो वो 1500 2500 पर मंथ, तो उसके दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। बट यू हैव टू वर्क अ लॉट, राइट। बिल्कुल ऐसे यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू मेंटेन योर ग्रेड, प्लस यू हैव टू वर्क विद योर प्रोफेसर इन रिसर्च। रिसर्च में ज्यादा काम करना होता है, फिर उसकी हेल्प करनी होती है लाइक ग्रेडिंग में और इस तरह की ना टीचिंग में। तो ये होती है असिस्टेंटशिप। लेकिन अगर वो नहीं मिलती, तो दूसरा वही प्रोसीजर होता है स्कॉलरशिप वाला। जिस तरह अंडर ग्रेड को, इस तरह ग्रेड की भी स्कॉलरशिप्स होती हैं बेस्ड ऑन योर ग्रेड्स। तो जितने अच्छे ग्रेड्स होंगे, आपको फॉर एग्जांपल 70% मिल जाएगी, 50% मिल जाएगी। तो बाकी सेम क्राइटेरिया, रिकमेंडेशन लेटर, ऑफर लेटर की भी अगर आ जाता है, तो I-20 की भी रिक्वायरमेंट सेम है, और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। ग्रेजुएट स्टडीज आपकी डन होगी है, मास्टर्स। अब जो मास्टर्स और पीएचडी होती है ना, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता अप्लाई करने में। एक सिर्फ उधर बैचलर्स मिनिमम 3.0 थी रिक्वायरमेंट, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। इधर प्लस मास्टर्स भी ऐड हो जाएगा, बैचलर्स प्लस मास्टर्स दोनों में आपका जीपीए
3.0 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना वो सारी सेम है। जीआरई भी एग्जाम है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है। पीएचडी के लिए तो दाऊद भाई, क्योंकि सरोज आपा, उनके साथ भी मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो की थी। तो पीएचडी आप बेसिकली वो ऑफर ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि यार एक पढ़ने वाला बच्चा जिसने पूरी रिसर्च की हो, जिसने ने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हो, और वो फिर आ रहा है और वो बेसिकली असिस्टेंटशिप पे ही आते हो, आप वही प्रोफेशनल गोल स्टेटमेंट लिखते हो और वो फिर आपको उस हिसाब से एडमिशन देते हैं। और जब आप पीएचडी के लिए आते हैं, आप साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं और आप साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। काइंड ऑफ आप अपने डिपार्टमेंट में एज अ रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट होते हैं, तो टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे इन चीजों के नाम है। तो आप सर्व कर रहे होते हैं उस स्कूल को और फिर आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा हो 1500 से $2500 पर मंथ की रेंज में। और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स बैंक स्टेटमेंट्स की सारी सेम है। तो मेरे ख्याल से वीव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉपिक्स। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। तो हम फिर भी कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप वही होगा, आपका I-20 आ गया ना, नेक्स्ट स्टेप होगा वीजा प्रोसेस। बिल्कुल। और वो सारा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे पास इतना ही नॉलेज था, हमने उसको समराइज किया, आपको डिलीवर किया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है ना, गो हेड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ऑल दो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, तो उम्मीद है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, गो हेड, type your message, send it to me whenever I get a chance, free time, I will definitely reply you. Okay, दाऊद भाई, until next time, bye bye। नहीं ना, हाँ, लाइक कर दें जी, सब्सक्राइब कर दें और थम्स अप, वो क्या था, यार यार वो हमेशा बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें यार, फॉलो करें, फिर मैसेज करें और मैं रिप्लाई करूंगा। और इसी तरह आप भाई के चैनल को आप आगे लोगों तक पहुंचाएं, इंशाल्लाह हम सबकी हेल्प करेंगे। और अगर आप इस तरह मुझे सपोर्ट करेंगे, इट कॉस्ट यू नथिंग, राइट, हेल्प्स मी अ लॉट। आपको भी बहुत मजा आएगा, मुझे भी बहुत मजा आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाइयों को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।